शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज भूगोल में मैप के अंतर्गत हम इंडिया की ज्योग्राफी देखेंगे। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया में जो आयरन इंडस्ट्री है वो किस प्रकार से ग्रोथ की है, कहाँ कहाँ पर आयरन से रिलेटेड फैक्ट्रियाँ हमारे देश में लगाई गए हैं, कहाँ कहाँ से आयरन ओर की प्राप्ति हमारे देश में होती है। वहीं यदि देखा जाए आयरन के मामले में, स्टील के प्रोडक्शन के मामले में, तो दुनिया में सबसे आगे चाइना है। चाइना इतना कम रेट में स्टील बना देता है जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। इंडिया वो चीज़ कभी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसी के चलते चलते हम चाइना से पिछड़ जाते हैं। इसलिए हमारे देश के जो बड़े बड़े महारत्न जैसी कंपनियां हैं, सेल जैसी महारत्न कंपनियां, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, घाटे में चलती हैं। कंपनी के द्वारा ये रीज़न बताया जाता है कि चाइना बहुत सस्ते में स्टील का प्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए हमारा जो माल है वो महंगा पड़ता है और कोई इसको फिर खरीदता नहीं है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय में ये निर्धारित किया गया था कि सबसे पहले हम अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का एक रीज़न ये था, हमारे देश में उस समय पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन नहीं होता था, पर्याप्त मात्रा में अन्न की पैदावार नहीं होती थी। अंग्रेज़ों ने जो पॉलिसी लेकर के आई थी, ठीक है, उसके चलते चलते हमारे देश की गवर्नमेंट के द्वारा भूमि सुधार किए गए। इसके बाद हरित क्रांति सरकार लेकर के आई। फिर सरकार को ये लगा कि नहीं, हमें हमारे देश में इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना है। इसके बाद हमारे देश में तेज़ी के साथ में भारी उद्योग स्थापित होना चालू हो गए। पार्टिकुलरली हम इंडस्ट्री में आज लौह इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं, लोहा एवं इस्पात संयंत्र की बात करने वाले हैं। यहाँ पर स्टार स्टार से बताया गया है कि कौन कौन से एरिया में आपको लौह इस्पात संयंत्र देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि नीचे की तरफ यदि हम जाते हैं साउथ में, तो साउथ में सेलम पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु वाला एरिया हो गया। ऊपर में यदि आप जाते हैं कर्नाटक की तरफ, तो भद्रावती है, विजयनगर है, यहाँ पर आपको लॉ इंडस्ट्री देखने को मिल जाएंगी। वहीं यदि हम जाते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश की तरफ में, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में आपको लॉ इंडस्ट्री मिल जाएगी, जैसे कि RINL है। सेलम में स्पेशल एलॉय स्टील प्लांट लगा के रखा है सेल ने। भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर कि लोहे की चादरें बनती हैं, TMT बार बनते हैं, ठीक है, रेल की पटरी बनती है। भिलाई स्टील प्लांट का जो मेन प्रोडक्ट है वो रेल की पटरियाँ ही हैं। सबसे भिलाई को रेल की पटरियाँ। इसके बाद आपको राउरकेला में सेल का ही एक प्लांट मिल जाएगा स्टील का। और इसके अलावा जमशेदपुर में आप देखेंगे एक प्राइवेट है, टाटा ने अपना प्लांट बना के रखा है। बोकारो है, बर्नपुर है, आसनसोल, दुर्गापुर, मतलब बंगाल में भी आपको काफ़ी सारी इंडस्ट्री देखने को मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्टील की जो इंडस्ट्री है उसका वितरण आप देख रहे हैं ना, ये जो पूर्वी वाला किनारा किनारा है भारत का, ठीक है, जो पूर्वी वाला हिस्सा है पूरा उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ आप जाएंगे तो ये पूरी की पूरी पट्टी में आपको लौह इंडस्ट्री, लौह उद्योग देखने को मिलेंगे। इनको इस जगह में पार्टिकुलर स्थापित किया गया है, इसका एक मेन रीज़न है कि इनको यहाँ से कच्चा संसाधन मिल जा रहा है, पास में ही रॉ मटेरियल मिल जा रहा है, इसलिए इनको दूर स्थापित नहीं किया गया, वहीं के वहीं स्थापित कर दिए हैं। पहली बात यह है पानी की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात यह है रॉ मटेरियल पास में हो। और तीसरी चीज़ देखी जाती है श्रम। और श्रम के अलावा हम देखते हैं और भी पार्टिकुलर जो संसाधन है वो अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट पास में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं भारत के पहले स्टील कारखाना की। तो भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, मतलब आसनसोल, पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। और इसको बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में नॉमिनेट किया गया था, मतलब इस कंपनी का नाम था बंगाल आयरन वर्क्स। अब फिर बाद में क्या होता है, ये कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई। इसके बाद बंगाल की सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। इसके बाद इसका नाम रखा गया था बराकर आयरन वर्क्स। वहीं देश में यदि हम बात करें, पहला बड़े पैमाने का कारखाना
हमारे देश में पहला बड़े पैमाने पर जो बड़े लेवल पर जो कारखाना है 1907 में झारखंड राज्य में सुवर्ण रेखा नदी की घाटी में साकची नामक जगह पर जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। फिर आज़ादी के बाद से ही हम देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं आई। शुरू में एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया, इसके बाद हमने इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान देना चालू किया। तो आज़ादी के बाद से सरकार ने पंचवर्षीय प्लानिंग चालू करी थी। इसके अंतर्गत स्टील इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया था। और देखा जाए भारत का पहला सबसे बड़ा कारखाना जहां भारत का 20% स्टील निर्मित होता है, टिस्को की हम बात कर रहे हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इस उद्योग को बोकारो, जमशेदपुर, उड़ीसा से कोयला और लोहा प्राप्त होता है। रॉ मटेरियल भी आसपास के राज्य से ये प्राप्त कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज़ादी के पहले हमारे देश में कौन कौन से लौह कारखाना हुआ करते थे। यहाँ पर जो पहली कंपनी थी आज़ादी के पहले वो थी भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, 1918 में बनी थी। पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर नामक जगह पर, मतलब हीरापुर मतलब ये बर्नपुर की बात की जा रही। यहाँ पर प्रोडक्शन 1922 से चालू हो गया था। आगे चल कर के कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया था। इसके बाद फिर बना था 1923 में मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क 1923 में, मैसूर मतलब कर्नाटक के भद्रावती नामक जगह पर ये लोकेटेड था। आज के टाइम में इसका नाम रखा गया है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। इसके बाद बनता है SAIL, SAIL। 1937 में बर्नपुर में मतलब पश्चिम बंगाल में इसकी पहली यूनिट स्थापित हुई थी। ठीक है। 1953 में भारतीय लौह इस्पात कंपनी में इसको मिला दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं आज़ादी के बाद जब दूसरी पंचवर्षीय योजना लगी थी तो उस समय हमारी देश की सरकार ने इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया था। 1956 से 61 के बीच में यदि हम देखें तो भिलाई स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। 1955 में रसिया के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। ये अभी छत्तीसगढ़ में भिलाई दुर्ग जिला पड़ता है। रसिया के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद दुर्गापुर में एक और प्लांट आया 1956 में। ब्रिटेन की सहायता से इसको हमने लगाए थे। ये भी SAIL की एक यूनिट है। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाने की बात करें तो ये है बोकारो स्टील प्लांट 1968 में। ये भी रसिया के सहयोग से स्थापित हुआ था। बोकारो झारखंड है ना। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तमिलनाडु में कुछ स्टील प्लांट लगाए गए थे, जैसे कि सलेम तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, विजयनगर स्टील प्लांट ये है कर्नाटक में। वहीं SAIL की बात करें तो 24 जनवरी 1973 ईस्वी को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम एवं विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद थोड़े से फैक्ट बताए जाते हैं, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। वहीं यदि हम कुछ बेसिक्स की बात करें तो जैसे कि ये जो स्टील इंडस्ट्री होती है, लोहा और इस्पात उद्योग को हम एक बेसिक उद्योग बोलते हैं। बेसिक उद्योग बोलने का मतलब ये है यदि आपको कोई भी चीज़ बनाना है, ठीक है, चाहे छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आपके पास में रॉ मटेरियल के तौर पर लोहा और स्टील होना चाहिए, तभी जाकर के आप बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। चाहे भारी हो, हल्के हो, मध्यम प्रकार के उद्योग हैं, सबको स्टील की ज़रूरत पड़ती है। उनको भी स्थापित करने के लिए TMT सरिया चाहिए, एंगल चैनल चाहिए, तब जाकर के हम उन उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं। इसलिए इनको जो है बेसिक उद्योग बोलते हैं। मतलब सारे के सारी जो इंडस्ट्री है स्टील इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर हो गई है। बहुत सारी इंजीनियरिंग की चीज़ बनाना है, निर्माण सामग्री है, रक्षा से रिलेटेड कोई चीज़ बनाना है, चिकित्सा है, टेलीफोन है, वैज्ञानिक उपकरण है, जो भी सारी चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए हमें आयरन और स्टील की ज़रूरत पड़ती है। अब लोहा और इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा और तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं, मतलब बड़े बड़े होते हैं, इसलिए हम इसको भारी उद्योग बोलते हैं। और इसके लिए हमें परिवहन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
इस उद्योग के लिए मतलब कि यदि हमें कोई भी चीज़ तैयार करना है, लोहे से कोई भी चीज़ को बनाना है, तो लोहा आप कैसे करके तैयार करेंगे। इसके लिए आपको लौ अयस्क चाहिए, इसके बाद आपको कोकिंग कोयला चाहिए आग लगाने के लिए, चूना पत्थर चाहिए अशुद्धि को दूर करने के लिए, तब जा कर के आप लोहे को पिघलाते हैं, लोहे के आयरन को। इसमें 4 अनुपात में हम आयरन ओर डालते हैं, 2 के अनुपात में हम डालते हैं कोयला, और चूना पत्थर का अनुपात रहता है 1। ठीक है। यदि हमें स्टील को कठोर बनाना है तो इसमें आप मैंगनीज भी कुछ मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो है स्टील निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। स्टील निर्माण की प्रक्रिया की बात यदि हम करें तो सबसे पहले आयरन ओर को खदान से ला करके हम कहाँ लाते हैं, इंडस्ट्री वाले एरिया में हम लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले हम बाहर से आयरन ओर लेकर के आए हैं। ठीक है। तो ये आयरन ओर है और ये हमारी इंडस्ट्री है। यहाँ पर एक जो फर्नेस होती है, जैसे कि यहाँ पर जो फर्नेस आप देख रहे हैं पिक्चर में, इस भट्टी में इस अयस्क को गलाया जाता है। ठीक है। चूना पत्थर एक सहायक खनिज होता है जो कि इसमें मिलाते हैं, इससे आयरन ओर की जो अशुद्धि है उसको हम हटा देते हैं। इसके अलावा पिघलाने के लिए, गर्म करने के लिए, भट्टी को जलाने के लिए हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हमको प्राप्त होता है ढलवा लोहा। ठीक है, जिसको हम कास्ट आयरन बोलते हैं। यहाँ से जो चीज़ हमको प्राप्त हो गई है उसको छोटे छोटे बड़े बड़े सांचे में इस प्रकार के ढाल ढाल के हम रख लेते हैं। इसके बाद स्टील बनाया जाता है। ढलवा लोहे को फिर से गलाते हैं, ऑक्सीडेशन के द्वारा इसकी जो अशुद्धि है उसको हटा देते हैं तथा मैंगनीज, निकल, क्रोमियम मिला करके हम शुद्ध स्टील बनाते हैं। इसके बाद इसकी रोलिंग करी जाती है। आप रेल की पटरी बना सकते हैं, प्रेसिंग कर सकते हैं, आप धातु की प्लेटें बना सकते हैं। ठीक है, टीएमटी सरिया बना सकते हैं। ये सारे काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी छोटी मोटी टर्म हैं जिसको समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे देश में कुछ मिनी इस्पात उद्योग भी हैं। मिनी इस्पात उद्योग किसको बोलते हैं? छोटे मोटे कारखानों को, जिसमें इलेक्ट्रिक फर्नेस रहती है। ठीक है, ख़राब वाला स्टील, स्पंज आयरन का यूज़ करते हैं और अच्छी चीज़ों का निर्माण करते हैं। इसमें री रोलर्स रहते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। स्टील जो है सिल्ली के रूप में रहता है। ठीक है, ये हल्के स्टील या फिर निर्धारित अनुपात के मृदु किसको बोलते हैं? माइल्ड स्टील और मिश्रित स्टील। ठीक है, मिश्रित इस्पात का ये उत्पादन करते हैं। वहीं हम बात करें इंटीग्रेटेड इस्पात संयंत्र, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। कुल मिलाकर के ये बड़ा संयंत्र होता है और सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। जैसे कि एक ही जगह में रॉ मटेरियल आके इकट्ठा रखा हुआ है, वहीं पर फर्नेस बना दिए हैं। फर्नेस के बाद माल आगे जाएगा। ठीक है, उसकी कास्टिंग होगी, कास्ट आयरन बनाने के बाद स्टील बनाया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था यही है। इसके बाद रोलिंग में भेज दिया जाता है, वहीं से आप रेल की पटरी बना ले रहे हैं, वहीं से आप टीएमटी सरिया बना ले रहे हैं। तो ये सारे काम इंटीग्रेटेड सर्किल में होता है। पूरी प्रक्रिया मतलब उत्पादन से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक। सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम हमारे देश में बनाए गए हैं वो अपने माल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से ही बेचते हैं। 1950 के दशक में देखेंगे तो भारत और चीन लगभग एक सी कंडीशन में थे, लेकिन आज के टाइम में चाइना बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। इसके बाद पहला जो मुद्दा आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंट्रा स्टेट वर्कफोर्स से रिलेटेड देखने वाले हैं। इंट्रा स्टेट वर्कफोर्स मतलब बहुत से वर्कर ऐसे होते हैं जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य कमाई करने के लिए जाते हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले कमाई करने के लिए जाते हैं। तो ये कौन कौन सी चीज़ों को फेस करते हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। किस प्रकार से उनका शोषण होता है यहाँ पर आप डिटेल में देखने वाले हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली सो मोटो संज्ञान लिया था। कैसे करके इंट्रा स्टेट वर्कफोर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, इसके ऊपर उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया था। That migrates seasonally from drought affected and water scarce region of Marathwada to sugar belt region of the western Maharashtra। यहाँ पर आप महाराष्ट्र के भीतर में ही देख रहे हैं वर्कफोर्स एक जगह से दूसरी जगह, श्रमिक लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं कमाई करने के लिए। उसका एक रीज़न है उनके एरिया में पानी की कमी है। ठीक है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, सिंचाई के साधन अवेलेबल नहीं है, एग्रीकल्चर उतने अच्छे से नहीं हो पा रही, सक्सेस नहीं है।
ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है, वाटर स्केर्स है, वाटर की बहुत कम मात्रा है। तो ये मराठावाड़ वाले रीजन से ये लोग कहाँ जाते हैं, शुगर बेल्ट वाले रीजन, मतलब वेस्टर्न महाराष्ट्र की तरफ में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कमाई करने के लिए। महाराष्ट्र की यहाँ पर पार्टिकुलरली बात हो रही है, तो महाराष्ट्र जो है टॉप शुगर प्रोड्यूसर राज्यों में गिना जाता है हमारे देश में। यदि हम महाराष्ट्र शुगर कमिश्नर की हिसाब से देखें, 2022-23 का डाटा है, नेट एरिया अंडर शुगर कैन वास कितना था, 1.487 मिलियन हेक्टेयर, इतने एरिया में शुगर कैन लगाया गया। वहीं हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 203 क्रशिंग फैक्ट्रीज लगाई गई हैं महाराष्ट्र में, दैट वर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 138 लाख मीट्रिक टन ऑफ शुगर। महाराष्ट्र में आप देखेंगे गन्ने की पेराई के लिए शक्कर बनाने वाले बहुत सारे उद्योग हैं जो कि 138 लाख मीट्रिक टन शुगर का उत्पादन करते हैं। वहीं बात करें इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की, ये बैकबोन माने जाते हैं इस शुगर केन इंडस्ट्री के, यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। दे हैव रिमेन्ड क्रिटिकली मार्जिनलाइज्ड एंड ऑप्रेस्ड फॉर सेवरल डिकेड। वहीं ये यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ की इंडस्ट्री को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो कुल मिलाकर के इनको ऑप्रेस्ड किया जाता है, दबाया जाता है, इनको मार्जिनलाइज ही रखा जाता है हमेशा ही। हाई कोर्ट ने जो इंटरफेयर किया उसको लेकर के यदि हम बात करें, हाई कोर्ट ने कहा महाराष्ट्र की सरकार को कि आप एक कमेटी का गठन कीजिए, कमेटी ऑफ ऑफिसर। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर रहेंगे, ठीक है, जो कि एड्रेस करेंगे माइग्रेंट लेबर के इशूज़ को। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप इट वुड बी क्रिटिकल टू एग्जामिन हाउ सीरियसली द स्टेट डेवलप पॉलिसीज। यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होता है कि सरकार कितनी सीरियस है पॉलिसी के निर्माण करने में, एंड कंसिस्टेंटली उसको इम्प्लीमेंट करेगी कुछ स्ट्रेटजिक मेजर्स को। एग्जिस्टिंग जो लेबर लॉज बनाए गए हैं, इफेक्टिव इंक्लूजन होना चाहिए इस प्रकार के माइग्रेंट ग्रुप का। वहीं बात करें कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह आखिर जाते क्यों हैं। जैसे ये लोग अपने खेतों में बुआई कर देते हैं रबी की क्रॉप्स, टू डील विथ प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट आफ्टर सोइंग ऑफ रबी क्रॉप्स, ठीक है, रबी क्रॉप की सोइंग करने के बाद ये बेरोजगार हो जाते हैं, बुआई के बाद कोई काम रह नहीं जाता है, कमाई का साधन नहीं रहता है। इसीलिए मिलियन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल पीसेंट हाउस होल्ड, इसमें कोई नहीं है, किसान लोग ही हैं जो कि मजदूर के रूप में यहाँ पर काम करने आ जाते हैं। ये एरिया है भीड़ का, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, पारभनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मराठावाड़ रीजन। मराठावाड़ रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट और तहसील बताए गए हैं। ये लोग माइग्रेट करते हैं शुगर बेल्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे कि सांगली, कोल्हापुर, पुणे, सतारा, सोलापुर, अहमदनगर, ताकि शुगर केन हार्वेस्टिंग में काम कर सकें, वहाँ की फैक्ट्री में काम कर सकें। ये लोग आखिर आए क्यों हैं, क्योंकि इनके एरिया में पानी की कमी है, सूखा ज़्यादा पड़ता है, क्रॉप फेलियर होती हैं, ठीक है, कर्ज में डूबे हुए हैं, एक्यूट अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं, बेरोजगारी को फेस कर रहे हैं। यही सब कुछ रीज़न है जिसके चलते चलते जो मराठावाड़ का रूरल लेबर है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है सीजनली। स्टेट गवर्नमेंट has to intervene in the prevalent exploitation extras of regulatory migrating workers। यहाँ पर बात करी जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इंटरवेन करने की ज़रूरत है ताकि इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। वहीं हम बात करें शुगर केन इंडस्ट्री फाइल्ड थ्रू मुकदम लेबर कॉन्ट्रैक्टर जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पर जो शुगर केन की इंडस्ट्री लगाई गई है वहाँ पर जो लेबर लाए जा रहे हैं मुकदम के थ्रू रखे जा रहे हैं, इसलिए जाहिर सी बात है इनका शोषण होना लाजमी है। शोषण होना लाजमी नहीं कह सकते हम, शोषण इनका हो गए। बीच में जब भी कोई व्यक्ति आ जाता है पैसा खाने वाला ना, तो समझ लीजिए उनका शोषण होता है, उनको पैसा पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। मुकद्दम हैज़ ए कॉन्ट्रैक्ट विद शुगर फैक्ट्री। मुकद्दम ने क्या काम किया है, इंडस्ट्री से बात कर लिया है कि मैं आपको जो है सप्लाई करूंगा कोयटास मतलब लेबर कपल आपको प्रोवाइड करूंगा, और इसके लिए उसको एडवांस में पैसा भी मिल जाता है।
मुकद्दम सिस्टम एश्योर्स शुगर फैक्ट्री ए सप्लाई ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ टेम्पररी चीप रिलायबल एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स। यहाँ पर फैक्ट्री को क्या फ़ायदा हो रहा है मुकद्दम से? मुकद्दम क्या काम करता है? उनको सस्ता लेबर अवेलेबल कराता है। कुछ तो वो खुद ही खा जाता होगा, टेम्परेरी तौर पर उनको मिल जा रहे हैं लेबर, सस्ते मिल जा रहे हैं, रिलायबल और एफिशिएंट वर्कफोर्स उनको मिल जा रहा है कंपनी को। वहीं इको पॉलिटिकल रीजन की बात करें, मुकद्दम सिस्टम रिमेन्स द फोकल पॉइंट, माइग्रेंट वर्कर आर वेरी डिपेंडेंट ऑन मुकद्दम। कुल मिलाकर के जो माइग्रेंट वर्कर है मुकद्दम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, मुकद्दम के पास माइग्रेंट वर्कर को कंट्रोल करने की ताकत आ जाती है, ठीक है, और ये वायलेट करते हैं कई बार लेबर लॉस को, एंड इज अनफेवरेबल टू एस्टेब्लिश एनी रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्री एंड वर्कर। और फैक्ट्री और वर्कर के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं रह जाती, क्योंकि मुकद्दम ही डायरेक्ट फैक्ट्री से बात करता है। गैप्स की बात करते हैं, हमारे पास डेटा की कमी है, ठीक है, वुमेन की कंडीशन है और चिल्ड्रन की क्या कंडीशन है। हमारे पास में एडिक्वेट डेटा नहीं होता है, जिसके चलते चलते हम जो है मीनिंगफुल पॉलिसी को नहीं निर्माण कर सकते हैं इस प्रकार से सीजन वाइज माइग्रेंट करने वाले लोगों के लिए। स्पेशली इसमें वुमेन और मुगेन माइग्रेंट रहती हैं, उनके बच्चे भी शामिल रहते हैं। लार्जली इनविजिबल एंड अनन्यूमरेटेड, इनकी तो संख्या भी किसी को निश्चित नहीं है कि आखिर इनकी संख्या कितनी है। इसलिए हम कहते हैं कि टाइम टू टाइम इनकी गणना होना चाहिए। इसीलिए ये क्रिटिकल बन जाता है कि हम क्रिएट करें एक डाटा बैंक सीजनल माइग्रेंट्स लोगों का, जो कि क्रेडिबल माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एक टेक्नोलॉजी एडेड माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन की। क्या नाम रखा गया है इसका? MTS। MTS को 2022 में लॉन्च किया गया था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ये अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट माना जाता पूरे देश भर में। MTS ने आरंभिक रूप से फोकस किया था सीजनल माइग्रेंट के ऊपर, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पार्टिकुलरली। इसके माध्यम से जो चिल्ड्रन है उनकी ट्रैकिंग करी जाती है, गिनती करी जाती है, प्रेग्नेंट वूमन कितनी है, लैक्टेटिंग मदर हैं कि नहीं है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एरियाज इनका क्या है। इससे न्यूट्रिशन को इंश्योर किया जा सके, इम्यूनाइजेशन का काम किया जा सके, इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड केयर की भी व्यवस्था करी जा सके, एंड कंटिन्यूटी ऑफ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इसके अलावा ICDS की सर्विस भी प्रोवाइड की जा सके। इसके लिए सबसे पहले डाटाबेस तैयार करना MTS का मेन रीज़न था। लेकिन जो MTS था वो कंप्रहेंसिव पिक्चर को तैयार करने के लिए फेल्ड हो गया था, ठीक है। जैसे कि उनका करंट एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, वेज कितना है, पैसा कितना धेला मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ साथ में एंटाइटलमेंट कवरेज, यदि कोई सरकार की स्कीम है तो वो उसमें कितने लोग कवर हो पा रहे हैं। वहीं यदि हम बात करें MTS का जो स्कोप है उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं। द रिवाइज्ड MTS कैन बी यूज्ड इन द स्टेट्स शुगर बेल्ट एंड अदर सीजनल माइग्रेशन कैरिडोर। इसमें हम कुछ रिवीजन ला सकते हैं, जैसे कि माइग्रेशन जो माइग्रेट कर रहे हैं लोग, उनकी कैलकुलेशन करना, उनके डायनामिक्स को समझना, विविधता को समझना कि किस प्रकार से माइग्रेशन होता है, क्यों होता है, कहाँ ये आते हैं, कहाँ जाते हैं। इसके बाद आप जो है स्पेसिफिक नीड और इंटरवेंशन का काम कर सकते हैं, बीच में आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। वहीं दूसरे वर्ग की बात करें और दूसरा काम हमें क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, मेनली हमें जो फोकस करना चाहिए दूसरी ओर वो है माइग्रेंट वुमेन वर्कर के ऊपर, ताकि उनको हम अच्छी हेल्थ दे सकें, उनको काम में सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट हम दे सकें शुगर कैन लेबर मार्केट में। वहीं यदि हम देखें शुगर कैन हार्वेस्टिंग के मार्केट में वुमेन वर्कर जो है इंगेज है, बहुत मेहनत का ही काम करती हैं। जैसे कि 40 से लेकर के 45 किलो का जो बंडल होता है ये अपने सर में उठाती हैं और ट्रक या फिर ट्रैक्टर की ट्रॉली में ये माल को लादती हैं, विच इज़ as usually occur late in the evening। ये काम शाम तक होते रहता है, रिजल्टिंग इन सेवरल एक्सीडेंट ड्यूरिंग द लोडिंग प्रोसेस ऑक्सफैम इंडिया 2020। इसी के चलते चलते शाम तक जब काम हो रहा है तो इससे एक्सीडेंट भी हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा इनका जो कामकाज होता है इनकी बॉडी के ऊपर भी असर डालता है।
इससे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा गाइनो इकोलॉजिकल इशूज़ भी इनसे हो जाते हैं। यूनेस्को ने नोट किया था कि जो अर्ली एंड फोर्स मैरिज है वो भी यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती हैं। ये जो माइग्रेंट लेबर होते हैं, ठीक है, एडोलसेंट गर्ल्स में हम देख रहे हैं कि 15 से 17 साल की लड़कियाँ जल्दी से शादी कर ले रही हैं। उसका रीज़न यही रहता है कि एक तो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कर नहीं पाती हैं लड़कियाँ, दूसरी इनको पालने की समस्या हो जाती है। ठीक है, जितने लंबे समय तक रहेंगे घर वालों को उतना ही इनका खर्चा उठाना पड़ेगा, इसलिए। और तीसरे नंबर की बात यह है लड़कियों की सेफ्टी को लेकर के, या फिर देखते हैं आज के टाइम में ज़्यादा लड़कियां ज़्यादा लंबे समय तक रहती हैं तो पता चला किसी के साथ में भाग गई, तो इज्जत का भी सवाल रहता है। इसलिए ज़्यादातर आप देखेंगे जो गांव देहात में या फिर इस प्रकार के जो माइग्रेंट लेबर लोग होते हैं वो लड़कियों की शादी जल्दी कर देते हैं, 15-17 साल की उम्र में ही हो जाता है। उनको डर रहता है कि कहीं जो बड़े बड़े लोग हैं, मुकद्दम जैसे लोग हैं, ये भी कहीं सेक्सुअली उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर दें, ये भी एक डर हमेशा बना रहता है। चूँकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 है वो जोर देती है कि इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए सभी के साथ में। तो राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन who accompany their parent to sugarcane field is violated blatantly। लेकिन यहाँ पर सरकार की बात यहीं ख़त्म हो जाती है जब माइग्रेंट वर्कर के छोटे छोटे बच्चे उनके काम काज में उनकी हेल्प कराते हैं, स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। इसके लिए जस्टिस आर गारंटेड सेफ एंड हेल्दी वर्किंग। उनका कहीं पर यदि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको वेज का ध्यान रखा जाए कि सही मात्रा में पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, टाइम में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि कहीं बंधुआ मजदूरी की तरह उनसे काम तो नहीं करवाया जा रहा है। सेफ एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन भी होना चाहिए, इसके लिए सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार को फार्मुलेट करना पड़ेगा टारगेटेड एंड टाइम बाउंड इंटरवेंशन। इसमें स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, अलग अलग मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, ये सब लोग आएंगे साथ में, तब जाकर के इस प्रकार का इंटरवेंशन किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं वो मॉब वायलेंस से रिलेटेड। मॉब वायलेंस किसको बोलते हैं? कभी कभी क्या होता है, एक ट्रक है, एक ट्रक में गाय और बैल को लाद करके एक शहर से दूसरे शहर लेकर के जाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ जो ठीक है बहुत सारे हिंदू लोग हैं, उनको शक ये हो जाता है कि ये जो है इनको लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर, इनका कत्ल करने के लिए इनको जो है वहाँ पर भेजा जा रहा है। ठीक है, मतलब इनका क्रय विक्रय जो है मांस के लिए हो रहा है, ये उनको डर रहता है। इसी के चलते चलते क्या काम करते हैं, ट्रक वाले को लूटते हैं, उसमें जो भी आदमी बैठा है, चाहे वो ट्रक हो चाहे उसके साथ में उसका ट्रेडर्स हो, वो दोनों को पीट करके हत्या कर देते हैं। कभी कभी कुछ घटनाएं आप ऐसी भी देखते हैं कि गांव देहात वाले लोग शक के आधार पर किसी को मार करके उसकी हत्या कर देते हैं। भीड़ के द्वारा ये काम कर दिया जाता है। अब चूंकि एक काम, ये वाला जो काम है किसी एक ने तो किया नहीं है, बहुत सारे लोगों ने किए हैं, इसलिए उनको सज़ा देने का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी को लेकर के यहाँ पर पार्टिकुलरली बताया जाता है कि ज़्यादातर जो मॉब वायलेंस हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, इसमें अल्पसंख्यक लोग ही शामिल हैं। आप में इनमें कभी भी हिंदू लोग को नहीं देखेंगे, ठीक है, या फिर हिंदू लोग इसमें बहुत कम होते हैं। अल्पसंख्यक लोग, सताए हुए लोग ही ज़्यादातर इसमें रहते हैं। ठीक है, पार्टिकुलरली कई जगह पर आप देखेंगे कई मुसलमान लोगों की पिटाई कर दी जाती है, मार कर हत्या कर दी जाती है, मार करके भगा दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं भी हम देखते हैं मॉब लिंचिंग में। लेकिन सरकार इसको लेकर के अभी तक कोई कानून नहीं बनाई है, इसे लेकर के ये आर्टिकल छापा गया है। मॉब लिंचिंग में ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन होता है, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, एंड ए ग्रॉस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इसके अलावा इंडिया ने इंटरनेशनल तरीके से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट किया है, इसका भी ये उल्लंघन होता है।
इस प्रकार के जो इंसिडेंट होते हैं वो वायलेट करते हैं राइट टू इक्वालिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच आर इंसाइंड इन आर्टिकल 14 एंड 15। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 15 में इसका वर्णन किया गया है। ये इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो उल्लंघन करती हैं राइट टू इक्वालिटी का, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का। वहीं यदि हम बात करें अभी तक कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर यहाँ पर लिए गए हैं इसको लेकर के, तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया था। ये जो केस की सुनवाई हो रही थी वो तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार के, एक तो भारत सरकार और दूसरी सुनवाई हो रही थी तहसीन एस पूनावाला। यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रिवेंटिव, रेमेडियल, पनिसेटिव मेजर्स लिए गए थे, कैसे करके हम लिंचिंग को रोक सकते हैं, मॉब वायलेंस को रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में कहा था कि जो है मॉब लिंचिंग एक घातक अपराध है और सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि कैसे न कैसे करके उसको वो रोके। इसके साथ साथ में बात करी जाती है फास्ट ट्रैक स्थापित करने को लेकर के। स्टेट को ये दिशा निर्देश दिया गया था कि आपको जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करना पड़ेगा हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि इस प्रकार के केसेस को डील करेगा। इसके अलावा स्पेशल टास्क फोर्स के गठन की भी बात करी जाती है। कोर्ट ने ये भी इस बात पर भी जोर दिया था कि कम से भी कम एक स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना करी जाए, जिसका ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रोक्योरिंग इंटेलिजेंस रिपोर्ट अबाउट पीपल इन्वॉल्व इन स्प्रेडिंग हेट स्पीच। इसमें रिपोर्ट तैयार करी जाएगी कि हेट स्पीच आखिर कौन फैला रहा है। इसके अलावा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट एंड फेक न्यूज़ विच कुड लीड टू मॉब लिंचिंग। अब ये जो भीड़ भाड़ है, किसी ने गलत अफवाह फैलाई है तभी तो हुई है, इसलिए इसकी रिपोर्टिंग, इसका पता लगाना, ठीक है, ये भी एक इसका पार्ट हुआ करता था। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जोर दिया कि भाई अब जिसको आपने इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाए हो, मारे हो, पीटे हो, भगाए हो, खत्म ही कर दिए हो, तो उसका कंपनसेशन कौन देगा। इसके अलावा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि सेटअप किया जाए विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, ताकि इनको हम रिलीफ दे सकें, इनका रिहेबिलाइजेशन कर सकें। एक साल बाद जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया था नोटिस केंद्र सरकार को और बहुत सारी राज्य की सरकारों को कि आप जो है सबमिट करिए, आपने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं, कौन कौन से कदम उठाए हैं कि हमने जो चीज़ कही थी, हमने जो मेजर्स बोले थे, हमने जो कंप्लायंस किए थे, वो रिपोर्ट में आप कितना काम किए हैं। वहीं यदि बात करें, केवल 3 स्टेट ऐसे हैं, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, जिन्होंने ला लेकर के आए हैं मॉब लिंचिंग को लेकर के। झारखंड असेंबली ने पास किया था प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021, विच हैज़ बीन रिटन बाय गवर्नर रिसेंटली फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ फ्यू प्रोवोकेशन। लेकिन आप देखेंगे ये बिल भी उनका सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ के राज्यपाल ने इस बिल को वापस कर दिया था। इसके बाद हम बात करें, देखिए अभी भी कंटिन्यू मॉब लिंचिंग से रिलेटेड नियम कानून नहीं बनाए गए हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, इसके अलावा उनकी एजेंसियों को जिम्मेदार ठहरा रही है, उनको फटकार सुनाते रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा के लिए राज्यों और केंद्र को जवाबदेह ठहराया है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार को याद दिलाते रहता है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके लिए शर्म की बात होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बार बार आपको टोक रहा है, बार बार आपकी विफलता की याद दिला रहा है। चाहे वो मुसलमान लोग हों, चाहे वो हाशिया पर रहने वाले तबके के लोग हों, ठीक है, भीड़ के द्वारा उनकी कुटाई करी जाती है, उनको मार दिया जाता है, ठीक है, मार के भगा दिया जाता है। खास करके कथित गोरक्षकों के द्वारा ये काम किया जाता है। अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, हम गौ के रक्षक के सेवक हैं, के विरुद्ध कदम उठाने में वे 5 साल के बाद भी नाकाम ही रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जरूर दिया था 2017 में, तब से लेकर अभी तक कोई ऐसा खास हमको चीज़ देखने को नहीं मिली है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने एक याचिका दायर करी थी। अब इस संस्थान ने देखा कि सरकार कोई कदम ही नहीं उठा रही है, इन्होंने फिर से याचिका दायर किया। अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा से जवाब तलब भी किया था। ठीक है, तो ज़्यादातर देखें तो राज्य सरकार से भी पूछा है, केंद्र सरकार को भी यहाँ पर
यहाँ पर तहसीन एस पूनावाला जो केस की सुनवाई हुई थी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें कहा था, देखिए 2018 में जो सुनवाई हुई थी तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत संघ मामले में, ये माना गया था कि अपने नागरिकों की जान की हिफाजत करना राज्य का परम पवित्र कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि भीड़ आएगी और कुटाई करके चले जाएगी, कोई बचाने वाला है नहीं। और किसी तरह के विजिलांटिज्म जिसको बोलते हैं स्वयंभी रक्षकों की कार्यवाही को रोकना प्राधिकारियों का प्रधान दायित्व है। इस प्रकार जो जनता खुद ही अपने हाथ में कानून ले लेकर के तुरंत एकदम डिसीजन सुना देती है, इस चीज़ को रोकना किनका कर्तव्य है? प्राधिकारियों का, ऑफिसर का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर जिले में एक नोडल पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। इन अफसरों को उन जिला, ब्लॉक, गांव की पहचान करनी थी जहां हाल के वर्षों में भीड़ की हिंसा और लिंचिंग हुई है, और पुलिस खुफिया तंत्र की मदद से अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ काम करते हुए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम भी करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कानून प्रवर्तन के अधिकारी हैं उनको संवेदनशील होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भीड़ को आप बताइए, जनता को आप बताइए कि इस प्रकार की मॉब लिंचिंग से क्या रिजल्ट हो सकता है। देखा जाए तो घटनाएं अब भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि अभी घटनाएं नहीं हो रही हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा, खासकर नॉर्थ स्टेट की हम बात करें, ज़्यादा कुछ न किया जाना इन सरकारों की बेपरवाही की ओर इशारा करता है। एक रीजन जो है वो ये है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखना और शक के आधार पर एकदम लूट पड़ना, कूट पड़ना, ये भी एक रीजन माना जाता है। यहाँ पर जो विजिलांटिज्म वर्ड यूज किया गया है, विजिलांटिज्म वर्ड यही होता है कि आप बिना कानून के सहारा किसी को सजा दे रहे हैं, ठीक है, जनता ही मार मार के उसको अधमरा कर दे रही है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड है, ठीक है। हाथ से मैला साफ करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे ये जो गटर बनाए जाते हैं वहाँ पर ये इंसान खुद घुस करके सफाई करते हैं। और पार्टिकुलरली ये जो काम करने वाले लोग कौन रहते हैं? दलित समुदाय से ये बिलोंग करते हैं, ऐसी कैटेगरी से ही ये बिलोंग करने वाले लोग हैं। इनकी सेफ्टी को लेकर के बहुत सारे नियम कानून बनाए गए कि इनकी डेथ ना हो, इन्हें पार्टिकुलरली अच्छे उपकरण अवेलेबल कराए जाएं, सेफ्टी इक्विपमेंट इनको मुहैया कराई जाए। लेकिन अभी तक देखा जाए तो जो हाथ से मैला की सफाई करना है, हाथ से जो मैला ढोने का काम है हमारे देश में कंटिन्यू जारी है। इसी को लेकर के अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो अब रिपोर्ट में जब भी कुछ गड़बड़ी आती है, जब भी सरकार की आलोचना होती है, तुरंत सरकार उसको मना कर देती है। यही खास बात रहती है सरकार की। मिनिस्ट्री डाउट कर रही है ऐप के नंबर्स ऑन केसेस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग को। एक ऐप है, ऐप के माध्यम से डेटा आया है कि जो हमारे देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग है काफ़ी बढ़ गया है। तो जो डाटा आया है, स्वच्छता अभियान एक मोबाइल ऐप है, ऐप ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। इसने आइडेंटिफाई किया है 6253 केस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग के इंडिया में। अब खुद का ही ऐप है, खुद की ही मिनिस्ट्री है, इसके बाद भी सरकार इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेगी। बट द मिनिस्ट्री इज़ नॉट श्योर इफ़ द नंबर्स आर ऑथेंटिक। सरकार कह रही है इसको हम ऑथेंटिक नहीं कह सकते हैं। A note prepared for it in Supreme Court said the app was launched on 24 दिसंबर 2020 to capture the data of insanitary latrines still existing and the manual scavenger as associated with them। तो टॉयलेट की सफाई में जो मैनुअल स्कैवेंजर्स लोग हैं जो लगे हुए हैं, उनके डाटा को कलेक्ट करने के लिए 24 दिसंबर 2020 को एक ऐप लॉन्च करी थी सरकार ने। इसमें कोई भी व्यक्ति जो है डेटा को अपलोड कर सकता है मोबाइल ऐप में, विच वुड देन बी वेरीफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न। अब हमने डाटा तो डाल दिए हैं, लेकिन इसको भी सरकार कह रही सही नहीं है, हम जांच कराएंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। अब एडमिनिस्ट्रेशन तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को हटा देगा, तो ऑलरेडी इस आपका जो है डेटा कम हो जाएगा। वहीं ऐप के हिसाब से देखें तो 6253 केस ऐसे इसमें कहना चाहिए रिकॉर्ड किए गए हैं।
फिजिकल वेरिफिकेशन वाज कैरी आउट बाय द प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट टीम। यहाँ पर सरकार ने प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट टीम बनाई थी जिससे फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सके इस काम का। ये मिनिस्ट्री के अंडर में ही काम करती हैं, ठीक है। ऑथेंटिसिटी को इससे वैलिडेट किया जा सकता है। फिर भी देखा जाए नॉट ए सिंगल इन सैनिटरी लेटरिन हैज़ बीन कन्फर्म सो फार, लेकिन ऐसा कहीं पर ऐसी कोई साइट नहीं मिली जहाँ पर इस प्रकार का काम नहीं किया गया हो। इसके बाद यहाँ जो पिक्चर हमको दिखाई दे रहा है ये व्हेल मछली का कंकाल है, ठीक है। तो लगभग 15 साल पुराना हो चुका है ये कंकाल। द स्केलेटन ऑफ व्हेल फाउंड इन ए शेड ऑफ प्राइवेट फार्म इन कसारगोड। कसारगोड में ये स्केलेटन हमको देखने को मिला है। तो 15 साल पुराना जो स्केलेटन है व्हेल मछली का, ये हमें मिला है केरला के एक प्राइवेट फार्म में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सीज किया है कुछ कंकाल का ढांचा व्हेल मछली का, जो कि रखा गया था एक प्राइवेट फार्म में। कहाँ पर? कनवा तीर्था इन मंजावरम कसारगोड, ये जगह का नाम है। वहीं यदि हम डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर की बात करें, ये फार्म बिलोंग करता है 75 ईयर ओल्ड ऋषिकिन से रिलेटेड, जो कि नेटिव माना जाता है चिकमंगलुरु का। फिर ये जो स्केलेटन हैज़ बीन वेल मेंटेन एंड प्लेस्ड इन द सेट फॉर पास्ट 15 ईयर। इस स्केलेटन को यहाँ पर रखा गया था 15 साल से, एकदम सेफ है, वेल मेंटेन करके इसको रखा गया था। बताया जाता है कि इसने एक फिशरमैन से ये ढांचा प्राप्त किया था। ही बॉट इट इन 2007 एंड कंस्ट्रक्टेड ए सेट फॉर 27,000। उसने इस ढांचा को प्राप्त किया। इसके बाद इसको वेल मेंटेन करने के लिए एक साइट का निर्माण किया था, 27,000 रुपये लग गया था। इसके बाद इस स्केलेटन को जब्त कर लिया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। सिंस देयर इज़ नो प्लेस टू प्रिजर्व द स्केलेटन, इट हैज़ बीन केप्ट एट द फार्म। फॉलोइंग ऑर्डर फ्रॉम हायर अप्स इट विल बी मूव टू ए सेफ प्लेस, ऐसा उनका कहना है। अब चूंकि कोई सेफ जगह तो है नहीं, कहाँ रखेंगे करके उसने क्या सोचा था कि मैं अपने यहाँ पर ही रख लेता हूँ। इसके बाद हम आगे देखेंगे क्या किया जाएगा। स्केलेटन का DNA टेस्टिंग की जाएगी। फर्दर एक्शन विल बी टेकन आफ्टर द टेस्ट। इसके बाद क्या करना है वो आगे निर्धारित किया जाएगा।